और उनका आंकलन किस आधार पर है ये वही बता पाएंगे। इतने बड़े नेता नहीं है को 5-5 सीटें उनके कारण से प्रभावित हुई होगी। कई बार राजनीति संभावना का खेल है। राजनीति में कई बार कई नारों पर कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं आरक्षण की बात को लेकर, संविधान में को बदलने की बात को लेकर, और जो किसान आंदोलन हुआ उसकी आहट के अंदर कुछ नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को हुआ, उसके लिए मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। अभी हमारे आलाकमान के नेता आए थे, हमने बैठकर बात की। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बड़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है, और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बनी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं उनको, उनकी समझता हूं जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नजर बनाए हुए हैं, और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वच्छ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है ये एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और भाजपा जब चुनाव में गई थी तो 303 सांसद उनके थे, आज वो 240 पे हैं, तो लगभग 65 सांसद बीजेपी के कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 55 सांसद थे, 54 सांसद थे, आज 102 सांसद हैं, तो हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। तो हमने जो बात रखी जनता के सामने, जो मैनिफेस्टो बनाया, जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ने का काम किया, उन सिद्धांतों को, उन मुद्दों को, उन इश्यूज को, मैनिफेस्टो को हमारे को जनता ने पसंद किया। ये बात सही है कि सरकार दोबारा एनडीए की बनी है, लेकिन भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। दो बड़े सहयोगियों के साथ सरकार का निर्माण हुआ है, संभावनाएं आगे क्या बनती हैं कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि नए स्पीकर जो बने हैं राजस्थान से, हमारे ओम बिरला जी, वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं लोकसभा के। मैं उम्मीद करता हूं कि वो, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे, और स्पीकर होने का जो दायित्व होता है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक दल को, प्रत्येक सदस्य को बराबरी का मौका मिले, और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा जो उनका दायित्व है उसको पूरा करने का उनको अवसर प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल कामयाब रहेगा, लेकिन विपक्ष को, खासकर उन लोगों को जो अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के अंदर, वो खुलापन उनको महसूस होगा ओम बिरला जी के कार्य। कोई भूत तो निकाल रहा है दिमाग से, वरना निकालते हैं बिल्कुल नहीं। अच्छा तक की सिस्टम बताओ, अगर वो खत्म, नई तरीके में ना, नए तरीके में इतनी तक पुगो, मजबूती में ना लड़ो हुए पुगो, और आगे भी सब चीजें कर सका। शुरुआती पारी है, अच्छा मुश्किल भी ना 2 महीना हुआ, 5 साल पूरा बड़े रगड़ डाल दे। उनमें विकास का कार्य होगा। यहाँ बहुत सारी कमियां हैं और हर क्षेत्र में कमियां हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे पानी की कर लें, बहुत सारी कमियां हैं और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। हम लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से अभी बजट सेशन शुरू होने वाला है 3 तारीख से, तो हमने उसमें बाड़मेर को लेकर बहुत सारी मांगे रखी है
जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा को लेकर कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत करना है, कुछ में विज्ञान संकाय शुरू करना है। पीजी कॉलेज है, उसमें हमने हिंदी सब्जेक्ट में पीजी शुरू करने की कहा है। और जो हॉस्पिटल है उसके अंदर हम जानते हैं कि यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है लेकिन कैथ लैब नहीं है, एमआरआई की यहाँ व्यवस्था नहीं है, आसपास के किसी भी जिले में नहीं है। तो यहाँ पेशेंट्स को जाना पड़ता है, जबकि मेडिकल कॉलेज यहाँ बाड़मेर में आ गया है। तो वो भी मुख्यमंत्री जी ने पूरा भरोसा दिया है कि आने इस सत्र के बाद इस बजट सेशन में बाड़मेर में कैथ लैब और एमआरआई की सुविधा होगी। सोनोग्राफी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, महीनों तक वेट करना पड़ता है, 1 महीने की वेटिंग है सोनोग्राफी की। तो वो भी हमने मांग की है कि एक और सोनोग्राफी की व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ मरीजों को सुविधा मिले। यहाँ जो बाड़मेर नगर परिषद का परिसीमन होना है, जो आबादी क्षेत्र है और जोड़ने हैं, तो वो आप सबको पता है नोटिस जारी हो गया और आने वाले समय में एक बार फिर से नगर परिषद क्षेत्र का परिसीमन होगा। जो रोडेप है वो अपना काम कर रही है, शहर के अंदर नाले बनाने हैं, जो नालियां हैं उनको ठीक करना है। हम आपको पता है बाड़मेर की सबसे बड़ी समस्या है, तो यहाँ बारिश शुरू होने से पहले कहा और उन्होंने सारे बाड़मेर शहर के लोग सभी आने वाले समय में पता था बात होने वाली है, तो ये हो गई है। लेकिन जहाँ कुछ नाले बनने चाहिए अभी वो काम बाकी है, तो शर्त है कि जल्दी से जल्दी वो काम भी पूरे करेंगे ताकि यहाँ जो कॉलोनियाँ पानी में जलमग्न हो जाती है बारिश में, वो समस्या नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे काम हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो डबल इंजन के रूप में काम करेगी और बाड़मेर के विकास के लिए अच्छा काम करके दिखाएगी। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। का काम जरूर करना। मुझे लगता है देश के अंदर जो हालात हैं, हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे समाज के जो सर्टिफिकेट लगा के कर्मचारी बने हैं, उनको समाज की बात आती है तब समय नहीं मिलता है, लेकिन उनकी लुगाई के लिए घाघरा लेने जाना होता है, पूरे बाजार में 4-5 दुकानें घूम जाएंगे वो। लेकिन उस कर्मचारी, उस नेता को समझना पड़ेगा कि जिस सर्टिफिकेट लगा के मैं विधायक बना हूं, प्रधान बना हूं, सरपंच बना हूं, जिस सर्टिफिकेट को लगा के मैं अधिकारी कर्मचारी बना हूं, वो सर्टिफिकेट लाखों आदिवासियों के बलिदान के बावजूद हमको वो सर्टिफिकेट मिला है, ये बात समझनी पड़ेगी। आज आंदोलन हो रहे देश के अंदर, जहां पर जो आपत्ति आई आज हसदेव को लेके हो रहा है। हम हसदेव के आसपास से लोग आके मंच पे हम समाज की बात कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए लड़ कितना रहा है। पूरे देश के अंदर जो आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान जो युवा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके अंदर भावना डालनी पड़ेगी कि देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी आदिवासियों पे आपत्ति आई तो हम सबको पूरे देश में एक साथ, एक ही दिन, एक ही समय हमें ज्ञापन देना पड़ेगा, रैलियां निकालनी पड़ेगी। तब लगेगा कि देश के अंदर आदिवासी समाज एकजुटता हुआ है, एकता के सूत्र में बांधा गया है। देखो आज ये तो कई सारा गागरी गांव में ग्रामवासी आयोडा यहाँ बतायो कि गत दिन यार जो ठेला था, जो लाड़ी वाला था, उमर खिलाफ कार्रवाई हुई, उमर गाड़ा तोड़िया और कबट वगैरह जो भी था उमर माता बिल्डोजर चली। हकीकत स्थिति यह है कि अपना पूरा क्षेत्र भौगोलिक रूप में मीना तो सक्षम को नहीं है कि हर आदमी जमींदार वह या उगर गोटे 3 फसला ले सके। आर्थिक रूप में मीना सब एक समान वह भी जरूरी को नहीं। कई सारा भाई जो आर्थिक रूप में मीना कमजोर है, वो आप जीवन यापन वो लाड़ी रे माध्यम मीना, गाडे रे माध्यम मीना, आप कबट रे माध्यम मीना छोटे मोटे व्यापार करे, छोटे मोटे काम करे, आप जीवन यापन करे। अगर उमर में भेड़ो कोई कुठारा गात हुआ तो गलत है। आज तमाम साथी आया है, यहाँ आपने पीड़ा बताई है,
आज आर्थिक रूप में मीना कमजोर है, ये मतलब ऐ को नहीं है कि हर कोई आज दबा दे। अगर इन खिलाफ कोई अनैतिक तरीके में ना कोई कार्रवाई करे तो उनके खिलाफ मैं मोर्चो खोला। प्रदेश सरकार में ना वो निवेदन करना चाहूँ कि आम आदमी, गरीब आदमी जो को एक आज आप सभा में ना न्याय की उम्मीद करे, यहाँ बेड़ो कोई भी तरीके का कुठारो प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आपकी ग्रीवेंस बताई है, जल्दी वो आला अधिकारियों ने बेली और तमाम जितना भी संबंधित जो आदमी है वो सभा में ना वो बात भी करी और निश्चित रूप में मैं आपने भरोसा दे रहा हूँ कि यहाँ ना न्याय दे रहा। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी पीड़ित गलत को नहीं बढ़ गया, पूरे वास्ते जितनी हद तक लड़ना पड़े मजबूती मिला। 20 साल पुराना पट्टाना कागज भी लेकर आज आया है, साथ ही साथ बिना नोटिस रही है कार्रवाई करी है। तमाम चीजें जो है, तमाम ग्रीवेंस है, वाकई सुने हर आदमी दिल दयाल जाए। यहाँ जो बात अति मिना सुने वाकई लागो कि साहब आज रे तारीख रे मीना अगर यहाँ आम आदमी ना, ये गरीब आदमी ना अगर आप पे प्रोटेक्ट नहीं कर सका तो राजनीति रे मीना मारो राज धर्म माना ये चीज अलाउ कौन करे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ जो भी समस्या है जल्दी वाला अधिकारी सामने भी राखी और यहाँ रे भेड़ो मजबूती में ना हर वक्त हर जगह खड़ो रही। आज जो सदन में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक अति महत्वपूर्ण विषय जिससे देश के युवाओं का, करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, नीट के में पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया लेकिन उनके माइक को, वो जो बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया गया। ये अच्छी परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद जो निर्णय उस पर लिया जाए, लेकिन उनकी बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। इस बात को लेकर मैं समझता हूँ पूरा इंडिया गठबंधन, संपूर्ण विपक्ष इस बात को लेकर रोष में आया और हम आज यही मांग करते हैं सरकार से दोबारा कि इस मुद्दे पे तुरंत चर्चा हो और जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी ले। अब तो साबित हो गया कि ये पेपर लीक हुआ था नीट के इम्तिहान का, ये पेपर लीक सरकार है और सबसे ज्यादा पेपर लीक तो हरियाणा में ही हो रहे, तो जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी ले, सरकार ले। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। जिलावत जी ने पूरे आदिवासी समुदाय को लेके बयान दिया था। मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं, मैं एमपी हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे समुदाय की प्रतिनिधित्व करूँ। एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए अगर मंत्री इस तरह से किसी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आदिवासी किसी भी समुदाय के लिए इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी के ब्लड पे बात कर लिए, डीएनए पे बात कर लिए, सवाल खड़ा कर दिया और कहा है कि उनके सैंपल जांच कराएंगे। क्या किस तरह से भद्दा बयान दिया गया? अभी तक पार्टी हाईकमान भी चुप है। इस तरह के मंत्री को तत्काल हटाना चाहिए। आदिवासी समुदाय कमजोर है, इसका मतलब ये थोड़ी जो मर्जी है वो बोलते हैं। हो सकता है वो बोगला गए हों, लेकिन बोगलाहट की वजह से ये थोड़ी का पूरे आदिवासी समुदाय पे लांछन लगा होगा। इस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि आदिवासियों के बाप को ने वो डीएनए टेस्ट कराएंगे। एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ शिक्षा मंत्री क्या शिक्षा डिपार्टमेंट का कल्याण करेंगे?
पूरे समुदाय पे लांछन, एक किसी भी समुदाय को इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और आदिवासी समुदाय कमजोर है, इसका मतलब जो मर्जी है बोल देंगे। एक ही स्टैंड है, सिंपल सा, हम कोई बखड़ा नहीं करना चाह रहे। सिंपल सी मदद दिलावत जी ने कहा है कि हम आगे टेस्ट कराएंगे, हम सादा सिंपल, हम कोई बखड़ा नहीं करना चाह रहे। शांतिपूर्ण रूप तरीके से उनके वहां जाएंगे और ब्लड सैंपल उनको कहेंगे उनको सैंपल ले ले। तो किस तरह से सैंपल लेना चाह रहे, बाल का लेना चाह रहे हैं कि नाखून का लेना चाह रहे हैं, वो जो मर्जी है। देश का मामला है, आदिवासी कमजोर है, सड़कों पे नहीं आ सकता है। आदिवासी आर्थिक रूप से 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, इसलिए वो आंदोलन नहीं कर सकता ज्यादा, लेकिन आक्रोश जरूर है। ये आक्रोश चुनाव के वक्त दिखेगा, आने वाले चुनाव में जो 5 राज्यों के जो चुनाव है उस चुनावों में दिखेगा। अगर मंत्री जी या तो माफी मांग ले और पार्टी खुद उनके पद से हटा ले तो ठीक रहेगा, बाकी ये मामला जपने वाला नहीं है। देखो वो किस तरह से क्या बोलते हैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। मैंने जिस तरह से उन्होंने आदिवासी समुदाय पे ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिला हुआ हमें, उस कम्युनिटी के लिए जो बोला है, तो मेरा फर्ज है, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उस कम्युनिटी के जो भी बात उठाएगा, अंगुली उठाएगा, उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये इशू ही नहीं है। आज एक ही बात है, मदन दिलावर जी हमारा सैंपल ले। बात का दड़ियान भी तो बात में टिकता ही है। अब वो उनको टिकना नहीं टिकना वो तो उनको सोचना है। उनकी क्या आपस की दिल्ली से है, यहाँ से है, भजनलाल जी से है, कोई मदन दिलावर जी से है, क्या है वो तो वो ही जाने। लेकिन मैं ये जरूर है कि वो राजस्थान की विधानसभा में आएंगे तो मैं पूछूंगा जरूर साहब कि वो इस्तीफा देना है नहीं देना, बता दो। मुझे आज इस बात की खुशी है कि मुझे पता है, क्योंकि मैं आप वाली इस लाइन से निकला हूं। मैंने भी बीएड करके मैं मास्टरी के लिए, मैं अध्यापक की नौकरी के लिए मैंने खूब प्रयास किया। मैं भी आपकी तरह झोला लेकर के निकलता था, फॉर्म भरने जाता था। मैं जानता हूं जब घर से निकलते हैं माता पिता की, परिवार की क्या इच्छा होती है। और मुझे पता है आपको जैसे ही नियुक्ति पत्र आया होगा, आपके घर में नहीं, आपके पड़ोस में ही, आपके रिश्तेदारों में हमारी माता, हमारी बहनें ने किस तरह से आपने जब नियुक्ति पत्र दिखाया होगा, उनके मन में किस तरह का भाव होगा। अरे सुनो तो सही, जिस मोदी ने 2019 में आरक्षण 2029 तक बढ़ा दिया, वो मोदी आरक्षण को कैसे खत्म कर सकता है? उस मोदी ने तो कहा था अगर साक्षात डॉक्टर अंबेडकर भी इस जमीन पर आ जाए तो मोदी के रहते हुए आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। इस बात की गारंटी देश की जनता को दी थी, लेकिन आप भाग गए। और लगातार 10 साल तक आपकी सेवा करने वाला जौनपुरी आपके बीच में बैठा है, इनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनको आपने हरा दिया गलती से बहकावे में आकर। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, अगर 5 साल में जिसको आपने चुन के भेजा है उसका फोन नंबर और ठिकाना भी जेल बता कर लो तो डॉक्टर किरोड़ीलाल राजनीति छोड़ देगा। सदा मिलने वाले व्यक्ति के साथ चोट कर डाली। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है
लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। विधायक जी को विदा कर रहे हैं और मंत्री बनकर आप रहे हैं, ऐसी शुभकामनाएं। समझ जाओ, अब की बार 237 पे आओ, अब की बार 130-35 पे आ जाओगे जब 5 साल चुनाव होगा। धीरे धीरे घट रहे हो। 400 पार का नारा दिया था, नहीं पहुंच पाए। राजस्थान के हमारे मंत्री जी बैठे थे, हमने 2 मंत्री राजस्थान के अंदर, मेरे को कह रहे थे पिछली बार कि हमारी वजह से आप आ गए, ये पिछली बार कर लो, मैं तो फिर आ गया वापिस। आ गया 10-15, 10-12, 7 आए, 3-4 आपके मार्जिन पे बॉर्डर पे रहे थे। सब आप तो मेरी प्लीज समझ मोदे, मुझसे पूछते थे, पत्रकार पूछते थे कि भाई बीजेपी तो पूरी बीजेपी रोहतक लोकसभा सीट पे आ रही है, इनके मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, 3 पूर्व से पूर्व के अध्यक्ष अमित शाह जी, गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी, और 4 मुख्यमंत्री, और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं, तो ये कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर 4 इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, 4 दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और हरियाणा के तो खैर यही मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी, दिल्ली से इतने बड़े बड़े नेता सारे आ गए भाजपा के। आपके लिए कौन आ रहा है? मैंने कहा मेरे लिए रोहतक के 36 बिरादरी के लोगों का प्यार आएगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद आएगा। मेरे कहते इनके स्टार प्रचारक ये हैं, लेकिन आपका स्टार प्रचारक कौन है? मैंने कहा मेरे स्टार प्रचारक तो 36 बिरादरी के लोग हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो स्टार प्रचारक हैं। अगर आपको नहीं दिख रहे तो हम कुछ कर नहीं सकते, नतीजे में आपको दिखेंगे। धन्यवाद स्पीकर सर। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है, 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है
ठीक है। और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है। इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। देश के लोगों ने एक मजबूत विपक्ष दिया है और आपके बहुमत को छीनकर आपके अहंकार को भी चोट मारने का काम देश के लोगों ने किया है। जिस तानाशाही और अहंकारी कार्यशैली से आप चल रहे थे, देश के लोगों ने उसको अस्वीकार किया है और बहुमत छीनकर उस अहंकार को तोड़ा। ये वही अहंकार है सर, जिस अहंकार को हमने देखा जब किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून देश के इतने बड़े वर्ग के लिए आपने बिना संसद में लाए ऑर्डिनेंस से पास कर दिया और उसके बाद वो वर्ग उठ खड़ा हुआ। दिल्ली के चारों तरफ 1 साल से ज्यादा वो किसान वर्ग बैठा रहा। 750 शव इन धरनों से वापस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अपने गांव में उन किसानों के गए, लेकिन सरकार की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द भी व्यक्त नहीं हुए। ये वो अहंकार का चेहरा था जो देश के लोगों ने देखा और ये वो चेहरा था कि उस आंदोलन में और उस आंदोलन के दौरान एक जीप के माध्यम से किसान कुचले गए और जिन मंत्री की, कैबिनेट मंत्री की वो जीप थी, उनको दोबारा से आपने टिकट देने का काम किया। और ये उस अहंकार को तोड़ने का स्वरूप था जो जनादेश हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उस लखीमपुर खीरी में भी भाजपा के उस उम्मीदवार को हराकर इंडिया गठबंधन को जिताने का लोगों ने काम किया, जिनको आपने टिकट दी, जिनके गाड़ी के नीचे किसान कुचले गए। ये अहंकार का स्वरूप, ये वो अहंकार था सर जो हमने, उस अहंकार का एक उदाहरण हमने देखा जब हमारी बेटियां अपने ने न्याय मांग रही थी। ओलंपिक विजेता खिलाड़ी बेटियां, ओलंपिक विजेता पहलवान बेटियां, हरियाणा की बेटियां अपने ने न्याय मांग रही थी। वो हरियाणा जहां कुरुक्षेत्र हुआ, जहां कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, हमारी देश की महिला की इज्जत के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, ये देश के वो संस्कार हैं। वहां की बेटियां अपने ने न्याय मांग रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पे उनको घसीटा जा रहा था और ये अहंकार का रूप है। जिन्होंने घसीटने के लिए मुख्य आरोपी जो सांसद हैं उन पे मुकदमा सरकार ने दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज करवाया गया और उनके बेटों को उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतारा गया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के लोगों ने उस अहंकार को तोड़ने का काम किया। और जो हरियाणा की बेटियां, जहां वो अहंकार, हरियाणा की जो बेटियां जिस प्रदेश से आती हैं, मुझे गर्व है कि आज देश में सबसे ज्यादा विपक्ष की अगर मत प्रतिशत कहीं आई है तो छोटे से प्रदेश हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत आया है। लोगों ने उस अहंकार को स्वीकार करने का काम किया। ये वो अहंकार ही था। एक दिन में 140 सांसदों को, संपूर्ण विपक्ष को एक दिन के अंदर निलंबित करने का काम हुआ। ये वो अहंकार था। देश के लोगों ने उस अहंकार को अस्वीकार करके 234 इंडिया गठबंधन के सांसदों को संख्या बढ़ाकर यहां भेजकर और आपसे बहुमत छीनकर यहां पे संतुलन साहब बनाने का काम किया, अहंकार को तोड़ने का कार्य किया। वो फैसला सरकार का नहीं होता है, वो फैसला पीठ का था। ये वो अहंकार ही था जिस अहंकार की वजह से हर वर्ग को पिछले कुछ वर्षों में अपनी हितों की रक्षा करने के लिए सड़क पे आना पड़ा और सरकार ने हर वर्ग की अनसुनी करी और हर बार सरकार कहीं ना कहीं अत्याचारी के साथ खड़ी दिखाई दी। हाथरस की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, महिला पहलवानों की बात हो, सरकार पीड़ितों के साथ नहीं, अत्याचारियों के साथ खड़ी दिखाई दी। ये वो अहंकार था। हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा। हरियाणा में हमने देखा लोगों ने इनकी अहंकार की राजनीति को अस्वीकार करने का काम किया सर। पोपाबाई का राज का तात्पर्य क्या होता है? पोपाबाई का राज जो होता है ना, उसमें किसी को कुछ पता नहीं कैसे चलना है, कैसे करना है, क्या करना है। एक जानवर होता है झाउलिया, झाउलिया जानते हो, आपको पता है? तो झाउलिया जो होता है उसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, सूल होती है, लेकिन जब वो चलता है, चाहे वो बैठा रहता है, ये पता नहीं चलता कि इसका मुंह किधर है, इसका पिछवाड़ा किधर है, इसके पैर किधर है, इसकी आंख किधर है। और देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि हाथ लगाते ही वो जो है वो सूल है वो गड़ जाती हैं। इसलिए सरकार का पता नहीं चल रहा है कि इनका विजन क्या है, कौन मंत्री किस पे बात करेगा। हीरालाल नागर जी ऊर्जा मंत्री ये पानी पे बात करेंगे,
पानी वाले मंत्री बालाजी को अपना विभाग ट्रांसफर करेंगे, किरोड़ी लाल जी मोदी जी के लिए जो क्या भाषण देना है उसकी तैयारी करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हो ही नहीं और फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो नहीं हो वो फाइनेंस की बातें करेगा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आम दिन लोग आकर के ये कहते हैं कि भाई इसमें काम कौन करेगा, चलती किसकी है यही पता नहीं चल रहा। तो जब ये कुछ भी जनता के हित का नहीं हो रहा हो और जनता ये पूछने लगे कि हम किसके पास जाएं हमारी समस्या के समाधान के लिए, तो फिर पोपा भाई का राज कहलाता है। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आपने जो फैसला सुनाया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी रुकावटों से न मोदी डरने वाला है न ये सरकार डरने वाली है। जिन संकल्पों को लेकर के हम खड़े हैं उन संकल्पों को पूरा करके रहेंगे। एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आदरणीय सभापति जी, तो नीतियां कैसी बनती है, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ This conduct is not appropriate. 10 करोड़ किसानों को हुआ। Unparliamentary practice. और सिर्फ 6 साल में हमने Please take your seat. 3 लाख करोड़ रुपए to take their seats. हम किसानों को दे चुके हैं। It is unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, Unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय
आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं करते थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों के अखंड एकनिष्ठ अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भर करके समर्थन दिया है। देश की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें। आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं? आप संसद मर्यादा पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते हैं आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका आपका। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया आज तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे हैं, सदन में बैठा हंगामा कर रहे भी शहीदों के परिवारों को इन्हों की बनती जो सहूलत मिलनी चाहिए। अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। 6-7 महीने में जिस प्रकार से सरकार हर बिंदु के ऊपर फैल हुई है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो बजरी माफिया की बात हो, चाहे महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनकी बात हो, चाहे बिजली पानी को लेकर के पूरी तरीके से ये फैल रही हो, हीट वेव से लोगों की जानें बचाने में फैल रही हो, हर क्षेत्र में पूरी तरीके से फैल है। और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी हो गई। जनप्रतिनिधि की यहाँ कोई कदर नहीं रही। एक 3rd ग्रेड के टीचर का ये ट्रांसफर नहीं करा सकते, एक बाबू अपने कार्यालय में लगा नहीं सकते, ऐसे ये लगा नहीं सकते। और सारे के सारे बीजेपी के जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेसी से मिलने के लिए, अपने काम करवाने के लिए, अपनी गुहार करने के लिए वेटिंग लिस्ट में खड़े होने लग गए और पर्चियां कटाने लग गए कि कब मेरा नंबर आए और कब मैं ब्यूरोक्रेसी को अपनी बात सुनूं। तो ये जो आलम मैं समझता हूं कि राजस्थान में हुआ है,
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के मुद्दों के ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। आपसी लड़ाई में इतने ज्यादा भिड़ चुके हैं आपस में कि अब इनका कोई संपट बैठने वाला नहीं है। टोंक के अंदर एक हेड कांस्टेबल बजरी माफिया ने उसकी हत्या कर दी। ये सरकार चुप है। आप चूरू की घटना को ले लो, जयपुर की घटना को ले लो, जोधपुर की घटना को ले लो, आज आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। और इस 6 महीने में तो इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया अपराध को बढ़ाने का। और ये सरकार चल कैसे रही है, ये काम क्या कर रही है 7 महीने से, ये प्रदेश की जनता में एक कौतूहल सवाल बना हुआ है कि ये कर कौन रहे, क्या कर रहे हैं। राजनीति में बुराइयां बहुत आ गई, नैतिक पतन हो गया, आचरण खत्म हो गया, पार्टी के प्रति वफादारी खत्म हो गई, विचारधारा खत्म हो रही है। और किसी भी पार्टी का आए, किसी भी पार्टी में घुस जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए। मैंने तो ये देखा है कि आज की राजनीति कॉमर्शलाइज्ड हो गई है, उद्योग हो गई है। जो राजनीति पावन जनसेवा का पवित्र कार्य थी, वो जनसेवा से भटककर खुद की सेवा कैसे हो, मैं पैसे वाला कैसे बनूं, मेरा रिश्तेदार भाई नातेदार कैसे पैसे वाले बने, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, इस भ्रष्टाचार में राजनीति इस दलदल में घुसी हुई है। उस राजनीति से, उस दलदल और भ्रष्टाचार भरी अनैतिक आचरण वाली राजनीति से जब तक राजनीति की गंदगी नहीं हटेगी। आपको पता है एक बार देश में रेल दुर्घटना हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री देश के रेल मंत्री थे। उन्होंने तनक भी सोचे विचारे कर पद की परवाह न करते हुए ये कहा कि मेरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं सही ढंग से रेल का विभाग मैं संभाल नहीं सका, कार्रवाई नहीं कर सका, इसलिए एक्सीडेंट होकर मेरे कई देशवासी मौत के मुंह में समा गए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। ऐसी स्वच्छ और हाई मोरल वाली राजनीति की आवश्यकता है। मेरे को भरोसा है गुरुदेव धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचन तो हमको देंगे ही, लेकिन ये जो राजनीति दलदल में जा चुकी है, जहां पर भारी भ्रष्टाचार है, जहां पर भारी जातिवाद है, जहां भयंकर वंशवाद है, जहां पर रोज कीचड़ उछाला जाता है एक दूसरे के ऊपर, उससे देश मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र मजबूत हो, देश मजबूत हो, राजनीति चाणक्य चंद्रगुप्त जैसी हो, विश्वामित्र और भगवान राम की जैसी हो, ये आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन इस ओर देश को मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देशी राजनीतिक कुछ लोग हिंदू को बांटते हैं, क्षेत्रवाद फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। और जब दल के ऐसे विचारधारा वाले लोग जब जातिवाद फैलाएंगे, हिंदू धर्म को बांटेंगे, तो हमारा लक्ष्य तो प्राप्त होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। समय ज्यादा बिताने की आवश्यकता नहीं है। तेजी से राष्ट्रोत्कर्ष हो, हिंदू राष्ट्र बने और भारत अखंड बने, इसके लिए हमको तेजी से प्रयास करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने रिकू पर प्रतिवेदन में चर्चा करने के लिए मुझे समय दिया। मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री बचनलाल जी को और आदरणीय मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी को, कि जिन्होंने 6 महीने के ही कार्यकाल में इतने, जो अभी हमारे पूर्व में माननीय सदस्य ने जो चर्चा की प्रतिवेदन में जो कार्य किए हैं, उनके लिए मैं आप सबको, मुख्यमंत्री जी को और उद्योग मंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं और धन्यवाद करती हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महीने के कार्यकाल में जो निर्णय लिए गए हैं, उस आधार पर मुझे भरोसा है कि मेरे जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं, तो उसमें आप निर्णय लेंगे और हमारे वहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए आपकी जो भूमिका है, वो भूमिका का अदा करेंगे। मैं
पहली बार इस सदन के अंदर कुछ चर्चा में इसमें भाग लिया है, तो अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो मैं अपने सभी जो सीनियर हैं उनसे माफ़ी चाहूँगी और आपका मार्गदर्शन भी चाहूँगी। मैंने अभी पूर्व में सभी माननीय सदस्यों को सुना और बहुत सारी चीज़ें जैसे आदरणीय अनीता दीदी ने कही उनसे, और अभी यूनुस जी ने जो कहा उनसे, और अभी आदरणीय आदुराम जी ने मेरे से पूर्व में कहा, हमारे बाड़मेर जिले की बात रखी। मैं आदरणीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगी कि हमारे बाड़मेर के अंदर लिग्नाइट है, बेंटोनाइट है और कोल है और साथ ही साथ तेल मिल रहा है। लेकिन अगर रिको क्षेत्र की हालत देखें तो 1980 से लेकर और 2000 के बीच में 3 रिको के इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किए गए थे और उसके अंदर 530 जो भूमि थी, 530 औद्योगिक भूखंड थे, वो आवंटित किए गए। तो आज के दिन कोई भी खाली भूखंड नहीं है। लेकिन अब चूंकि रिफाइनरी बन रही है और आने वाले समय में बहुत सारे जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे उनके साथ उस रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर युवा अपने उद्योग स्थापित कर सके, इसके लिए सबसे पहली तो मेरी आपसे यही मांग रहेगी कि उस रिको इंडस्ट्रियल क्षेत्र का बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विस्तार किया जाए ताकि आने वाले समय में जो और व्यापारी हैं वो अपना उद्योग वहाँ स्थापित कर सके। दूसरी बात है कि ये अच्छी बात है कि एक बालोतरा जिला नया बना है, लेकिन चूंकि पहले के समय में केवल जो शुरुआत हुई थी रिको की वो बालोतरा में हुई थी, लेकिन अब बालोतरा जिला अलग हो गया और बाड़मेर जिला अलग हो गया है। तो जो इकाई कार्यालय है वो अभी बालोतरा के अंदर स्थापित है। अब जो भी नए उपखंड आप सरकार जो डेवलप कर रही है या करेंगी, तो चाहे वो चौटन में हो, शिव में हो, रामसर, धोरीमिना, सेड़वा, गुड़ा मालानी, गडरा रोड, यहाँ सभी प्रस्तावित है कि आने वाले समय में वहाँ रिको का विस्तार होगा। लेकिन अगर वहाँ से जो उद्योग कर्मी हैं उनको अगर कोई भी छोटी मोटी बात का है, काम के लिए है, तो उनको बालोतरा जाना पड़ेगा। यानी कि 150 से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी पर बालोतरा है। तो मेरी आपसे ये रहेगा कि आप ये जो इकाई कार्यालय है ये जिला बाड़मेर मुख्यालय पर स्थापित करवाने की कृपा कराएं, ताकि जो बॉर्डर पे बैठे हैं, अभी जैसा पहले कहा कि संभावनाएं अपार हैं, तो वहाँ उद्योग कर्मी आसानी से अपना वहाँ कार्य कर पाए, इसलिए ये दूरी कम हो पाए, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, और इसलिए ये दूरी कम करने के लिए जो इकाई कार्यालय है वो मुख्यालय पर स्थापित किया जाए। और एक और मांग रहेगी कि ये जो 2000 के बाद रिको का विस्तार हुआ, लेकिन वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पहले बाईपास रोड थी अब वो शहर के अंदर आ गई है। तो जो ट्रक्स पहले उस बाईपास रोड का इस्तेमाल करते थे रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए, अब चूंकि वो घनी आबादी के बीच में आ गई है तो वहाँ ट्रक्स को आवागमन में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और इतनी ज्यादा परेशानी है कि कुछ फैक्ट्रीज तो बंद होने की कगार पे आ गई। एक गेट है जो कृषि मंडी के सामने है और दूसरा एक हैंडलूम के बगल से जो सिर्फ 30 फीट की रोड है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि उस पर जब तक आवागमन या पहुंच एक्सेस अगर बराबर नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तो वहां पर उद्योग उतनी विकसित नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे ये भी एक प्रार्थना रहेगी कि आने वाले समय में उस रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो अभी है वहां तक जो पहुंच का रास्ता है उसके लिए एक बार फिर से विचार किया जाए, ताकि लोगों को भी सुविधा हो, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम नहीं हो, और वहाँ जो उद्योग बंद होने की कगार पे है एक बार फिर से वहाँ लोग अपना काम शुरू कर पाए। आपने समय दिया। श्री आदुराम मेघवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रावधान चौटन कस्बे को नगरपालिका बनाने के संबंध में उपरोक्त विषय निवेदन है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर पर मेरे विधानसभा क्षेत्र चौहटन में माननीय अध्यक्ष महोदय,
आदिवासी समाज वो समाज है जिसने प्रकृति को बचाया है, पर्यावरण का संरक्षण किया है और हमारी संस्कृति को बनाए रखा है। और इसलिए आदिवासी समाज के बारे में कोई नकारात्मक चर्चा करना मेरे मन में कभी नहीं रहा। मैं ये जानता हूं कि अनादिकाल से इस देश में आदिवासी रहता आया है और आदिवासी समाज का सब सम्मान करते हैं। पूज्य बिरसा मुंडा जी का नाम भी मैंने सुना है, पढ़ा है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे समाज के बारे में जो मेरे ऊपर कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा कहा है, कदापि नहीं है। जरूर मेरे से पूछा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो मेरा मंतव्य यह था कि हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। आदिवासी समाज अनादिकाल, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से ही आदिवासी है। और हम ऐसा कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम सब आदिवासी हैं, क्योंकि अनादिकाल से हम पृथ्वी पर रहते आए हैं। और इसलिए महापुरुषों का सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं और श्रद्धा से उनका नाम लेता हूं। परंतु विषय ये आ गया था कि पत्रकार ने पूछा, माननीय सांसद राजकुमार जी ने कहा है, ऐसा मेरे से पूछा गया, तो मेरा मंतव्य था कि समस्त आदिवासी हिंदू समाज के थे, हैं और रहेंगे। जब उन्होंने दोबारा पूछा कि अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, तो मैंने निवेदन किया वंशावली दिखवा लें। और मेरे से जो मुझे नहीं शब्द निकलना चाहिए था, हालांकि वो प्रासंगिक था कि नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि जांच करवा लें। महोदय, ये 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराज कि किसी आदिवासी समाज के लोगों का मैं सम्मान न करूं या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मैं आज उनको श्रद्धा से नमन करता हूं, उनके महापुरुषों को श्रद्धा से नमन करता हूं और समस्त आदिवासी मेरे लिए पूजनीय है, नमन योग्य है। वही एक ही फर्म को बिना किसी टेंडर के सीधा काम दे दिया गया। पता नहीं कैसे, मुझे लगता है कि वहां अंदर बैठे हुए लोगों को लगता है कि साहब यही करने वाले हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। सीकर के टेंडर की अभी बात हुई, तो मैं बताना चाहूंगा कि सीकर में अभी तक कभी कोई टेंडर हुआ ही नहीं। ठेकेदार करोड़ों रुपए डेयरी के लेके भाग गए, पर आज तक उसकी कोई रिकवरी नहीं। बाहरी जब खेत को खाएंगे साहब, तो बचाने वाला कौन होगा? आज जयपुर डेयरी के जो चेयरमैन है, उनका खुद का काला डेरा में एक किसान केसरी नाम की एक कैटल फील्ड प्लांट संचालित हुआ है। ये 4.5 करोड़ का एक टेंडर हुआ, सिंगल टेंडर किया गया, 1 करोड़ और 80 लाख रुपए भुगतान भी कर दिया गया। पर दुर्भाग्य है कि ना तो वो मशीन आई, पैसा किसके खाते में गया कोई नहीं जानता, और वापस कभी किसी ने सूद भी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार रखने का मुझे मौका दिया। आज रीको पर और आरसीडीएफ पर प्रतिवेदन जो आए हैं, मैंने देखा कि आरसीडीएफ के प्रतिवेदन जो है वो 4 साल के एक साथ आज दिए गए हैं। मुझे लगता है कि ये सदन की अवमानना है। प्रतिवर्ष जो ऑडिट और प्रतिवेदन जो दिए जाने थे वो समय रहते दें तो कई सारी चीजें हो सकती है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसा कि पहले भी तमाम सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के घोटालों के बारे में बात की, भ्रष्टाचार की बात की। आदरणीय सदस्य ने अभी कहा कि सीकर में, टोंक में, झुंझुनू में, जैसे ही ये प्रतिवेदन आए उसके बाद में थोड़ा बहुत जो हमने तैयारी की, तो हर जगह कई सारी स्थितियां निकल के आई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 साल पूर्व मालपुरा में एक बटर पैकिंग मशीन खरीदने के लिए 4.5 करोड़ का एक टेंडर हुआ, सिंगल टेंडर किया गया, 1 करोड़ और 80 लाख रुपए भुगतान भी कर दिया गया। पर दुर्भाग्य है कि ना तो वो मशीन आई, पैसा किसके खाते में गया कोई नहीं जानता,
और वापस कभी किसी ने सूद भी नहीं। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आरसीडीएफ की अभी बात चल रही थी कि ये जो स्टॉक है दूध का, पाउडर का, लगभग 14,000 टन घी का, ये इतना स्टॉक पड़ा है, इसका क्या करेंगे? इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा खेल है। तमाम तरीके के जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में आ रहे हैं, इन पे प्रोडक्शन की कोई डेट नहीं लगी हुई, एक्सपायरी डेट इस पे लिखी गई, क्योंकि ये रीप्रोसेस करके मार्केट में लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मामला है। एक तरफ हम सब शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर ऐसी घटनाएं आगे आती है तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को इस मामले में कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और सरकारी उपक्रम में जब एक्सपायरी माल मार्केट में बेचेंगे तो फिर आप अच्छी चीजों की किससे उम्मीद करेंगे? आज के समय में जेएलएन मार्ग पर मैंने एक ही डेयरी का इतना बड़ा वो स्टॉक देखा है, इतना बड़ा वो शोरूम टाइप का देखा है। हमारे वहां नहीं है साहब, पशुधन सबसे ज्यादा है, पर डेयरी के मामले में हम बहुत पीछे। अभी बात चल रही थी साहब, इतने अनुपात में पशु है, डिमांड इतनी है, सप्लाई ये है। साहब हमारे वहां पे प्रोडक्शन बहुत है, पर यहां तक लाने वाला कोई नहीं। अभी बात चल रही थी कि साहब ऊंटनी के दूध से कैंसर को सही किया जा सकता है। अभी बात चल रही थी साहब सेवन घास की, थार पारकर नस्ल की। ये तमाम चीजें हमारे उस तरफ है, पर उनको कलेक्ट करके यहां तक कौन ले आए? तो मेरा निवेदन रहेगा मंत्री महोदय से कि आप गांवों को मजबूत करने के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी को और सुदृढ़ करें। हमारे उस तरफ, उस रेगिस्तान में, उस सीमांत क्षेत्र में आप कलेक्शंस के नए सेंटर आप डेवलप करें। जेएलएन की मैंने बात की कि यहां पे जयपुर डेयरी का एक पार्लर है। जब उसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो कई सारी चीजें निकल के आई। अभी एक बार किसी फर्म को इन्होंने लीज पे दिया, 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए उसके रिनोवेट पे। वही एक ही फर्म को बिना किसी टेंडर के सीधा काम दे दिया गया। पता नहीं कैसे। मुझे लगता है कि वहां अंदर बैठे हुए लोगों को लगता है कि साहब यही करने वाले हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। सीकर के टेंडर की अभी बात हुई तो मैं बताना चाहूंगा कि सीकर में अभी तक कभी कोई टेंडर हुआ ही नहीं। ठेकेदार करोड़ों रुपए डेयरी के लेके भाग गए, पर आज तक उसकी कोई रिकवरी नहीं। बाहरी जब खेत को खाएंगे साहब तो बचाने वाला कौन होगा? आज जयपुर डेयरी के जो चेयरमैन है उनका खुद का काला डेरा में एक किसान केसरी नाम की एक कैटल फील्ड प्लांट संचालित हुआ है, और पिछले 5 साल से तमाम जो समितियां हैं उनको ये माल बेचा जा रहा है। जो अगर नहीं लेता उसके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा साहब कि ये आरसीडीएफ जो है, इसका नाम राजस्थान चोर ठेकेदारों की फेडरेशन कर दिया गया है। हमारे लिए, सभी के लिए ये बड़ी दुख की बात है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से, आप कड़े फैसले लें, संवेदनशीलता दिखाएं, क्योंकि ये जो मामला है, ये जो डेयरी है, ये सीधा आम आदमी से जुड़ाव रखती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं। मैं एकलव्य बना हूं 25 साल पहले। एकलव्य बनने में मुझे समय लगा, वाल्मीकि जी का भी परिवर्तन हुआ था। और जब से मेरा परिवर्तन हुआ, मेरे मन में एक टीस सदा रही कि मैंने प्रथम वर्ष क्यों नहीं किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया। मैं कहता रहा। मेरी विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ एवं चूरू जिले सहित पूरे राजस्थान में आए दिन बालिग व नाबालिग व अविवाहित कुछ लड़कियों द्वारा
अपने माता पिता एवं बच्चों को अकेला छोड़कर कुछ लोगों के साथ अपनी मर्जी से या कुछ लड़कों के बहकावे में आकर या भावुकता अन्य कोई लालच में आकर घर छोड़कर चली जाती है। माता पिता मजबूरन पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं और ऐसे प्रकरण में पुलिस और माता पिता व अन्य परिवारजन उन लड़कों की लड़कियों की खोजबीन के लिए कई दिनों तक फिरते रहते हैं और जब वो लड़के लड़कियां बरामद हो जाती है तो ज्यादातर लड़कियों अपने माता पिता को ही जान माल का खतरा बताकर या उनको अपरिचित बताकर उनसे बचने के लिए पुलिस सुरक्षा मांग लेती है और लड़कों के साथ चली जाती है, जिससे उनके माता पिता परिवारजन की समाज में प्रतिष्ठा भी घटती है एवं साथ ही उनके लिए जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई परिवारों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए। इससे संबंधित समाज के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। कई विवाहित महिलाओं द्वारा भी अपने बच्चों को बिलखते बिलखाते हुए छोड़कर अन्य के साथ चले जाने से उनके बच्चे हुए परिवार पर भी अत्यधिक संकट आ जाता है एवं कुछ लड़के और लड़कियां द्वारा भगाकर शादी करने के बाद परिवार पर संपत्ति बंटवारे का दबाव भी बनाकर विवाद भी खड़ा किया जाता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ नाबालिग व बालिग व विवाहित लड़के लड़कियों द्वारा अपनी मर्जी या किसी के बहकावे में आकर घर छोड़कर भाग जाने से परिवार व संबंधित समाज पर हो रहे दुष्प्रभाव को रोकने के लिए प्रेम विवाह से पहले माता पिता की अनुमति अनिवार्य करने व भागने व भगाकर ले जाने वाले के खिलाफ कोई ठोस कानून लाकर माता पिता और संबंधित समाज को इस संकट से बचाने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद। और इसका उपयोग नो डाउट उनके द्वारा लग्जरी आइटम्स पे किया जा रहा है। अगर उस क्षेत्र में आप जाएंगे तो 1.5 लाख की बाइक्स आपको चलाते हुए दिखाई देंगे युवा, जिनके पास और कोई काम नहीं है। करोड़ों के बने हुए मकान दिखाई देंगे जिनके पास कोई आय का जरिया नहीं है। उनके आप जूते देंगे तो 20-25 हजार के जूते, 20-25 हजार के टी शर्ट्स, ये उनका लाइफ स्टाइल हो गया है। पानी पीना छोड़ के रेड बुल पीना। विराट, बताइए, इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए मुझे पहले 4 बॉलों में 3 चौके मिले, तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है 1 रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहां पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है। टीम के लिए क्या जरूरी है इस समय पे, सिर्फ वही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंध गया। और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है। तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें, जिस तरीके से हम मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहां से मैच पलटा, और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है। एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी, उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया, उसके बाद एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा अपनी जिंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं,
उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है, मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं, कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई, मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा सा छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता है भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी। देश के युवा बेरोजगारों के लिए हमने कहा कि 70,000 पदों को हम भरेंगे, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं 70,000 तो हमने कहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पदों को भरने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं से कहा है कि आप चिंता मत करिए, जितनी वैकेंसी होंगी उतनी करेंगे, और जितनी हमें आवश्यकता होगी उतनी भर्ती नई भी निकालेंगे, लेकिन युवाओं को हम आगे बढ़ने का मौका देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और दूसरी ओर एक आदमी को हाथ लगाता है तो हम अछूत हो जाते हैं, पानी का छींटा लेना पड़ता है। यह है हिंदू की कथनी करनी का भेद और अंतर, इसको समाप्त करना पड़ेगा, तब सनातन सुरक्षित रहेगा और तब हिंदू की जय जयकार होगी। जब हिंदू की जय जयकार होगी तो सुधारों की भी जय जयकार होगी, ध्यान रखना, क्योंकि हम सब उसके अंदर आते हैं। इसलिए हिंदू बड़ा शब्द है जो हम सबको बांध करके रखता है। हमारी बड़ी पहचान है, बड़ी लकीर खड़ी होनी चाहिए। जिन लोगों को हिंदू शब्द से यदि दुख है, दर्द है, जो हिंदू को हिंसक मानते हैं, जो हिंदू को आतंकवादी कहते हैं, वो नासमझ लोग हैं। 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना, तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2024-25 के परिवर्तित आय व्यवक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास व स्नेह के साथ हमें जन कल्याण तथा सुशासन की अवधारणा को लागू कर राजस्थान को देश के अग्रणी विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर दिया है, उसी भावना से प्रेरित होकर हमने 8 फरवरी 2024 को मान्य सदन में लेखा अनुदान प्रस्तुत करते समय ही गत सरकार द्वारा विरासत में दी गई गलत नीतियों एवं कमजोर वित्तीय स्थिति की चुनौतियों को स्वीकार कर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना के विकास, नीति निर्धारण की पहल तथा सबसे महत्वपूर्ण आमजन को राहत देने की दिशा निर्धारित की है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमने जो बजट लास्ट में दिया था, उस बजट में से जो वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में जो काम अटक गए थे,
अगर वो कार्य भी पूर्ण कर देंगे तो हम मानेंगे कि इन्होंने कुछ किया है। लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है कि सारी की सारी जो हमारे बजट की योजनाएं थी, जो हमारे बजट के जो विकास के कार्य थे, उन सबको समीक्षा के नाम से इन्होंने रोकने का काम किया है। और जो पहले ये बजट लेकर के आए थे, मांगे लेकर के आए थे, बजट की अंतरिम बजट लेकर के आए थे, उसकी एक भी बजट की घोषणा इन्होंने अभी तक पूरी नहीं की है। और एग्जाम्पल 950 करोड़ की सड़कों की उन्होंने बजट में घोषणा की थी, उसमें से 1 रुपए के काम का भी टेंडर आज की तारीख में नहीं हुआ है। तो ये दिशाहीन सरकार है, पर्ची की सरकार है। दिल्ली से अगर कोई पर्ची आएगी तो वो काम करेंगे, इसके अलावा केवल समीक्षा करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, एक दूसरे की जो है वो जासूसी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो अपने माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में गठित युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली पेपर लीक जैसी घटनाओं की न केवल रोकथाम की, बल्कि ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक गिरफ्तारियां भी की हैं। हम आगे भी प्रदेश को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्य करते रहेंगे तथा मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य में हमें सभी का साथ मिलेगा। हम इस कार्य योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प हैं। 1, प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। 2, बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली व सड़क का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 3, सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिविक इम्यूनिटीज। 4, सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर। 5, बड़े उद्योगों के साथ साथ MSME को प्रोत्साहन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। 6, विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन। 7, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ। 8, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेल्थ फॉर ऑल। 8, 9, सोशल सिक्योरिटी, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन। 10, गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेयजल। ये सर्वविदित है कि हमारा प्रदेश वाटर डिफिशिएंट है, इसलिए जल की महत्वता को प्रदेशवासियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हर घर जल पहुंचाने की केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकती है, किंतु पूर्व सरकार की उदासीनता व ढिलाई के चलते इस योजना में हमारा प्रदेश अत्यंत पिछड़ गया। अब हमने इस मिशन को गति देते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य प्रारंभ कर इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करते हैं।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत दिए जाने के उद्देश्य से 25,000 रुपए प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डीनोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 30 जनवरी 2024 को राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का उत्तर देते समय की गई पाक विस्थापितों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा के क्रम में ऐसे परिवारों हेतु भी 1 लाख रुपए प्रति परिवार की सहायता उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। आज के आधुनिक युग में ई कॉमर्स तथा ऑनलाइन सेवा प्रदायगी सर्विस डिलीवरी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है तथा अधिक से अधिक युवा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा रहे हैं, किंतु इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले देश विदेश की बड़ी कंपनियों द्वारा इन युवाओं की सामाजिक सुरक्षा तथा उन्नति का समुचित प्रबंध नहीं किया जाता है। ऐसे युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए इन कंपनियों से प्रति ट्रांजैक्शन सोशल सिक्योरिटी चार्ज लेते हुए 250 करोड़ रुपए की निधि का गठन किया जाना प्रस्तावित है। आपसे कहना चाहते हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता आप सभी के बीच में से आया हूं। शायद आपको भी पता नहीं होगा, शायद आपको भी पता नहीं होगा। और जिस दिन मेरा नाम बोला गया था तो एक बार तो मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से। कई कार्यकर्ता मेरे से कहते हैं, भाई साहब हमको कोई देख नहीं रहा है, भाई साहब हम काम कर रहे हैं हमको कोई देख नहीं रहा है। मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लिखा होता है ना कि आप कैमरे की नजर में हैं, आप कैमरे की नजर में हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी है जो एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हुए काम करती है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप छोड़ दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, विश्वास करिए, नेतृत्व आपके सामने बैठा है, विश्वास करिए। आप सभी में से आने वाले समय में जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं, आप में से ही पदाधिकारी बनने वाले हैं, आप में से ही पार्टी का नेतृत्व करने वाले हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता सर्वोपरि रहता है। लेकिन अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी मेहनत, हमारा समर्पण उस उद्देश्य को लेकर के होना चाहिए। हम उस संवेदनाओं के साथ हमारा काम पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम एक उस कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जनता हमारे पास आती है, लोग हमारे जन पास आता है। जो आपके पास आता है, आप विश्वास करके आता है आप पर, आप भाग्यशाली हैं। आपके पास आता है, आप भाग्यशाली हैं। और जब वो आपके काम को देखता है और जब वो आपकी बात करता है तो आप सौभाग्यशाली हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम ये नहीं करें कैसे ये कह दिया बैठ के बताएं उनको, करें किस तरह से समाधान हो सकता है। हम सभी पार्टी के दायित्व को समझें, समय देते हुए निष्ठा के साथ उसको पूरा करें। कई लोग होते हैं, मैं काफी समय से कहता हूं, एक काम बात कहता हूं मैं, कि पार पर खड़े होकर के कहता है ना, ये बड़ी मच्छी पानी में पैर नहीं रखे, बड़ी मच्छी मेरी है, कहावत है ना ये। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर जाएगा, काम करेगा, तो निश्चित रूप से उसका लाभ एक एक कार्यकर्ता को मिलेगा। यह मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। मित्रों, अंत में इतना ही कहूंगा, आप लोगों का जो सहयोग,
आपका जो समर्पण, आपका जो भाव हमारे सामने सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं। निश्चित रूप से आपकी इच्छा और अपेक्षा और भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प पत्र, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करेंगे, आप सबके सहयोग से पूरा करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पुनः एक बात और कहना चाहता हूं कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम को विजन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े, यही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी आए, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से एक एक कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को नमस्कार। मैं आजकल हरियाणा हूं, इसलिए मेरा दिल और दिमाग हरियाणा में ही है। अध्यक्ष जी ने मुझे पुकार दिया तो मेरा धर्म है कि मैं कुछ बात कहूं। अभी मैं दिल्ली से हरियाणा जाना था, बस स्टैंड पर गया तो एक बस खड़ी थी, उस पर लिखा हुआ था दिल्ली से चंडीगढ़। दूसरी बस देखी तो उस पर सामने पत्रे पे लिखा हुआ था दिल्ली से हनुमानगढ़। उसको पूछा कि ये बस चंडीगढ़ जाएगी क्या? तो कंडक्टर ने मेरे को कहा, हरियाणा रोडवेज की बस थी, बोले तेरे को क्या लगता है? मैंने कहा जी मेरे को लगता तो कुछ नहीं, लेकिन पत्रे पे इस पे हनुमानगढ़ लिखा हुआ है। बोले पत्रा थोड़ी जाएगा, बस जाएगी, बैठ ले। तो मैं तो आजकल हरियाणा हूँ, हरियाणा से ही आया हूँ, लेकिन थोड़ी नोकिया की बैटरी चार्ज करो आप। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री शिवराज जी चौहान जिंदाबाद, श्री भजनलाल शर्मा जी जिंदाबाद, श्री सीपी जोशी जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मुझे पता है आप लोग भाषण से तृप्त हो और भूख से संतप्त हो। मुझे, क्योंकि मैं भी बैठे बैठे सुन रहा हूं, सब लोगों की मुद्राएं देख रहा था, कोई मोबाइल में व्यस्त था, कोई पड़ोसी से बात करने में था, कई रात को चल के आए होंगे तो नींद के झटके भी आ रहे हैं। मैं जोधपुर की ऐसी कार्य समिति में एक बार गया, मेरा बोलने का वक्त आया बहुत लेट, तब तक लोग भोजन करके वापस आए थे, जून का महीना था। भाषण करते करते मेरी नज़र सामने कुछ कार्यकर्ताओं पर पड़ी तो आराम से आनंद ले रहे थे निद्रा देवी का। मैंने पड़ोसी को इशारा किया, भैया इनको जगाओ। उसने हिला के जगाया। जो कार्यकर्ता उठा आंख मसलते हुए, मैंने उसको कहा भाई सो क्यों रहे हो? उन्होंने मुझे कहा क्यों भाई साहब आपको क्या तकलीफ है? अब डिप्रेशन तो मुझे हो रहा था, तो मैंने पूछा सो क्यों रहे हो? बोला जी आप जो बात कहने के लिए आए हो मुझे पहले से पता है, इसलिए अपनी नींद क्यों खराब करूं? तो बात तो जो मैं कहूंगा वो सब आपको ही पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार माननीय शिवराज सिंह जी के लिए जोरदार आप तालियां बजा दीजिए। हमारे आदरजोग मेहमान हैं, मां नर्मदा के उपासक हैं, आदरणीय अध्यक्ष सीपी जोशी जी की सरपरस्ती है। और भजनलाल जी ने जब कहा तो मैंने अपने भाषण को छोटा करने का सोच लिया, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कैसे कर सकता हूं, तुरंत एक्शन हो जाएगा। तो भजनलाल जी के लिए भी तालियां। अन्य विनय जी हमारे बीच में पधारे हैं, विजयाताई हमारे साथ में हैं, हमारे ओम जी भाई साहब हैं, ओम जी भाई साहब के लिए बजाओ ताली। बाकी हमारे सारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं ही, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी। देखिए जो बातें यहाँ प्रस्तावों के माध्यम से कही, भाषणों के माध्यम से कही, और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी अभी कुछ नैरेटिव्स का जिक्र कर रहे थे। मैं जितना समझता हूँ, जब पार्टी में आया था और जब पार्टी के लिटरेचर की पहली किताब हाथ में आई थी
तो मैं देखा कि जनसंघ के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक कोट था, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर खेत को पानी। मुझे लगता है कि जब जनसंघ का कोई वजूद नहीं था तब भी जनसंघ किसान की सोचता था, खेत की सोचता था और खलिहान की सोचता था। मैं उसमें साम्यता देखता हूं। कालांतर में जब सरकार आई गठबंधन की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन भूल सकता है। देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को आजादी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि किसान देखता था टुकुर टुकुर शहर के आदमी के बटवे के क्रेडिट कार्ड को, लेकिन वाजपेयी जी को मैं श्रद्धा से याद करूंगा। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कोई क्रांतिकारी कोई बदलाव था, वो था किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हिंदुस्तान के करोड़ों किसान आज भी लाभान्वित होते हैं। गांव से शहरों को जोड़ना कल्पना नहीं होती थी। 6 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव से शहरों की दूरी कम करी। फसलों की बीमा, मकान का बीमा, मोटर का बीमा, दुकान का बीमा, बकरी का बीमा, लेकिन किसान की जीती जागती फसल का कोई धनी धोरी नहीं था। और युग प्रवर्तक कोई बने तो अटल बिहारी वाजपेयी बने। किसानों की फसलों की बीमा योजना लागू करके आज अनेक जिलों के लोग बैठे, मैं जानता हूं 500 हजार करोड़ का फसलों का क्लेम वहां का किसान लेता है। और इसलिए राजस्थान की धरती पर भी जब बदलाव की शुरुआत हुई तो मैं श्रद्धेय भैरव सिंह शेखावत जी को याद करूंगा, जिन्होंने अंत्योदय के माध्यम से गांव की मंडेर पर बैठे हुए, खेत पर बैठे हुए किसान को उसका पेट भरने का, परिश्रम करने का, उसको मजदूरी देने का निर्णय किया। आदरणीय वसुंधरा जी के राज में भी फसलों की बीमा योजना से लेकर कर्जा माफी तक के क्रांतिकारी बदलाव आए। मैं भजनलाल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिनकी सरकार ने आते ही पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए ईआरसीपी के लिए कठोर कदम उठाकर उसको क्रियान्विति की तरफ ले जाने का काम किया। शेखावाटी की धरती की प्यास यमुना जल बुझाएगा। पेपर लीक का भी जिक्र हुआ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहा था, कितनी साम्यता थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर वाजपेयी जी से लेकर कि एनडीए की तीसरी बार सरकार बनती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई बटन दबता है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि करोड़ों किसानों को ट्रांसफर करने के लिए बदलता है। इसलिए जो बातें यहां हुई, प्रस्ताव में जिनका जिक्र हुआ,